नमस्ते। आज जय हिंद, बल्कि नमस्ते नहीं, आज जय हिंद है। और सुभाषिनी जी, जय हिंद। अ, जय हिंद और जय आप हिंद। लोगों का तो हाँ बहुत क्लोज ताल्लुक है आजाद हिंद फौज से। अ, और मैंने एक बात अभी मैंने अनिता जी से, मैं आपसे इसलिए शेयर कर लूं, अनिता जी का मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने कहा हाउ यू फेल्ट अबाउट योर फादर, और आपका, तो उन्होंने कहा जितनी आपकी याद है उतनी मेरी याद है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चार चार महीने की थी, उसके बाद तो देखा नहीं, तो एज अ फादर तो मुझे उनकी कोई ऐसी याद नहीं, लेकिन जितने वो आपके हैं उतने हमारे हैं। तो यही हमें लगता है सुभाषिनी जी, आप, आपकी मदर, आपके फादर, जितने वो आपके हैं, शायद हर उस भारतवासी के हैं जिसको आजाद हिंद फौज का नाम होने से जिसका दिल धड़कता है। अ, यस। मैं सबसे पहले इसी में कि इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट पेइंग रिस्पेक्ट टू नेताजी एंड ऑल दी आजाद हिंद फौज के जितने लोग थे, इंक्लूडिंग योर फादर एंड मदर। दो शब्द इस पे, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही अजीब से लोग हैं, हम लोग ये सब भूल जाते हैं कि किसने क्या क्या कुर्बानी दी थी। सुभाषिनी जी। हाँ, ये बात सही है कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी मैं देखती हूँ कि दो नाम हैं हमारे देश में जिनके लिए आदर सम्मान शायद सारे नेताओं से ज्यादा है। एक भगत सिंह और एक सुभाष चंद्र बोस। अब इनके कारणों का हम लोग विश्लेषण बाद में करेंगे, जी जी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो जगह है लोगों के दिल में, वो इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने त्याग किया, जिस तरह से उन्होंने बलिदान किया, वो चले गए, जिस तरह से वो भागे यहाँ से, और फिर उन्होंने अपनी जान की बाजी खेल के देश की आजादी के लिए काम किया। ये तो आम लोगों में। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो इतिहास के छात्र हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, खासतौर से इंग्लैंड और अमेरिका में, वो इस बात को मानते हैं कि जब ये आजाद हिंद के फौजियों का मुकदमा शुरू हुआ लाल किले में, और जब पूरे देश को पता चला कि ऐसी एक फौज बनी थी और उनके नायकों को अंग्रेज फांसी पे लटकाना चाहते हैं, तो जो उबाल आया पूरे देश में, उसकी वजह से अंग्रेजों ने समझ लिया कि अब हमारे यहाँ रहना संभव नहीं है, क्योंकि जिस पर हम आश्रित थे, यानी हमारी सेना के अंदर भी आजाद हिंद फौज के प्रति बहुत आदर का भाव बढ़ रहा है, और वो हमारा साथ देने वाले नहीं है। तो आजाद हिंद फौज की जो भूमिका रही है हमारे देश की आजादी में, उसको कम करके आंकना नहीं चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस की छवि जो है भारतवासियों के दिल और दिमाग में, उसको भी कम नहीं करके आंकना चाहिए। अब मजे की जी बात यह है कि जिन लोगों का और जिन लोगों के विचारों का उन्होंने सबसे ज्यादा दृढ़ता के साथ विरोध किया, आज वो उनको अपनाने के लिए जुटे हुए हैं। और सिर्फ एक कारण है कि वो समझते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस को अपना हथियार बना सकते हैं, नेहरू के धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ लड़ने के लिए। ये कभी हो ही नहीं सकता है। सुभाष चंद्र बोस में दम था, वो गांधी से भी लड़े, उनके अंदर दम था, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की भी आलोचना की। लेकिन जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, तो जो उसकी टुकड़ियां थी, रेजिमेंट से नाम क्या दिए उन्होंने? नेहरू रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट। हालांकि उन्होंने कहा गांधी जी को पसंद नहीं होगा क्योंकि वो तो अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन हम उनको याद करेंगे। और आजाद रेजिमेंट, और महिलाओं वाला झांसी की रानी रेजिमेंट। तो जिस आदमी ने दूर होते हुए भी, अलग होते हुए भी, इन लोगों को अपना नेता, अपना सहयोगी माना, अपना प्रेरणा स्रोत माना, उसका इस्तेमाल वो कैसे कर सकते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए? दूसरी बात क्या है, वो एक साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे, आजादी के लिए लड़ने वाले योद्धा थे। उनको ये लोग जिन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में कुछ किया ही नहीं, उल्टा अंग्रेजों की चापलूसी की, उनकी गुलामी की, सावरकर ने भारत की फौज के लिए भर्ती करवाई, ये लोग कैसे सुभाष चंद्र बोस को पचा पाएंगे? नहीं पचा सकते हैं। और तीसरी बात क्या है कि इन लोगों के बारे में उनका क्या विचार था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके जैसे बंगाल के ही नेता थे, और उनका ये कहना था कि जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने 38 में,
कि अगर कोई कांग्रेस वाला हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग का सदस्य बनेगा तो उसको कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा कारण था उनका अगली बार न चुने जाने का, क्योंकि आप जानते हैं मदन मोहन मालवीय और दूसरे तमाम लोग सॉफ्ट थे, यानी वो सदस्य भी थे हिंदू महासभा के। बहरहाल ये तो उनका विचार था सुभाष चंद्र बोस का कि आप सदस्यता से निकाल दीजिए। और उन्होंने जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके कहा कि अगर ये हिंदू महासभा वाले आम सभा करते हैं तो उनके मंच को तोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन उनका जो जहर है वो जनता के बीच में मत पहुंचने दो। तो आप देखिए एक आदमी जिसने अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान ऐसी-ऐसी जेल यात्राएं की, मतलब मैंडले जेल बहुत ही जी खराब जेल था। वहां जिंदा रहना बहुत मुश्किल था, वहां की जेल उन्होंने काटी और भी जेलों में रहे। और फिर उन्होंने हाउस अरेस्ट से जिस तरह से भागने का काम किया, और आज हम लोगों के लिए कलकत्ते से जर्मनी जाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। उस जी जी जमाने में क्या कहते हैं, अ, अन, अनाम रूप से जी वहां तक पहुंचना पैदल, और पता नहीं कैसे कैसे, कभी वो कोई पठान बन जाते थे तो कभी इटालियन बन जाते थे, और पूरी अपने जीवन को उन्होंने दांव पे लगाया, जर्मनी पहुंचे। और हिटलर के सामने उनके अंदर ये दम था कहने के लिए कि जो आप यहूदियों के साथ कर रहे हैं गलत है। ये क्या, ये मुंजे कह सकते थे? जी या जी जी जिन्होंने नाज़ियों का यूनिफ़ॉर्म अपनाया, उनका सलूट अपनाया, क्या वो ये कह सकते थे हिटलर से? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब वो उनसे मदद माँग रहे थे। और फिर पनडुब्बी में वो बैठ करके गए, ऐसे वक़्त में जब जो लड़ाई थी वो तो समंदर में ही चल रही थी। किसी भी क्षण उनकी पनडुब्बी को टॉर्पीडो किया जा सकता था, लेकिन वो गए और फिर वहाँ पर उन्होंने कमान सँभाली। मेरी माताजी बताती हैं कि जब वो लोग सिंगापुर से बर्मा गए और फिर जब अ, दूसरा रुख हुआ युद्ध का जी और जी इंग्लैंड बहुत हमलावर हो गया, तो वो स ढूँढ-ढूँढ करके सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, उस जगह पर बमबारी करते थे। हर क्षण मतलब उनकी जान खतरे में थी, लेकिन कभी भी अच्छा उन्होंने हार नहीं मानी। तो जी ये सारी सुभाष बातें उनके अंदर थी। जी मैं सोचने जी, में बीच में एक चीज से दर्शकों को याद दिला दूं, इसलिए कि सुभाष बाबू मैंडले जो गए थे उसको आज 100 साल हो रहे हैं। 25 जनवरी 1925 में वो मैंडले पहुंचे थे, और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ फिर जीवन भर उनकी हेल्थ खराब हुई। वहां की बहुत हवा ऐसी, खराब। आबो हवा ऐसी थी। लेकिन वो 100 साल हुए हैं। मुझे जिस बात की मुझे शिकायत है अपने देश से, अपने लोगों से, एक रेफरेंस आज नहीं है कि 100 साल का एक व्यक्ति ने वो किया, कोई रेफरेंस नहीं। पेपर में पूरे फुल पेज ऐड निकले हैं, सब लोगों के निकले हैं, किसी का क्या बोले, कहीं कोई सुभाष बाबू के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है नेताजी मैं को आप आपसे इतनी एक जल्दी बात भुला। और कहूँ, जी आपने मैंडले का नाम लिया तो मैंडले तो बर्मा में है, लेकिन जी आप एक बात और याद रखिए कि जब वो आजाद हिंद फौज के कमांडर के रूप में बर्मा गए, तो सबसे पहले वो बहादुर शाह जफर की मजार पर गए। हजार पे गए। उन्होंने Yes. उनकी मजार पर चादर चढ़ाया और अपने अफसरों के सामने वहां कसम खाई कि अगर मैं भारत लौटूंगा तो आपको, यानी आपके अवशेष को मैं लेके जाऊंगा और लाल किले में मैं बाइज्जत आपको दफनाऊंगा और पूरे देश के सामने आपको दफनाऊंगा। मतलब जी बहुत और बड़ा आदमी था जी बहुत नहीं मायनों नहीं, और में। सुभाषिनी जी, उन्होंने पूरी स्पीच अगर सुनिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह को यहां से हम, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपसे हमारी कंटिन्यूटी है। उन्होंने बहादुर शाह जफर से जी अपनी कंटिन्यूटी को बताया था। हाँ, और 1857 और से। जी जी, और हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह जिन्होंने पहली स्वतंत्रता संग्राम का वो रखा था, जी उस तरह से उन्होंने जी अपने को कंटिन्यूटी किया था। तो ये देश को मुझे, मैं एक व्यक्तिगत सवाल थोड़ा इसलिए पूछ ले रहा हूं क्योंकि आज पूरे देश में महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, हमने ये कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी माँ तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर थी। जी उनको सुभाष बाबू को उस समय लगा कि, नेताजी को लगा कि नहीं, मुझे एक महिला टुकड़ी चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 20 साल बाद आइएगा और फिर महिलाओं का रिजर्वेशन होगा। उन्होंने कहा कि अभी, एंड अ ट्रेन डॉक्टर वाज कन्वर्टेड इनटू अ ट्रेन्ड क्या सोल्जर।
ये मैं इसलिए यस कह रहा हूँ, ठीक है, सोल्जर। आपके पिताजी तो ट्रेन थे, कर्नल साहब थे, वो फौज में थे, लेकिन आपकी माँ का ये जरा, इस पे मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। देखिए मेरी माँ एक समझ लीजिए राष्ट्रवादी परिवार की थी। उनकी जो माँ थी मेरी नानी, वो जी कांग्रेस की लीडर थी, जेल भी गई और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा, उसकी जी, सदस्य भी बनी। तो सदस्य ये थी। बैकग्राउंड था, लेकिन मेरी माँ गांधीयन कभी नहीं थी, वो गांधीवादी रही थी। तो जब वो जी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुई, तो वो सिंगापुर आ गई, क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए नहीं काम करना चाहती थी और यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो जब सुभाष चंद्र बोस आए सिंगापुर, टोक्यो से, तो वहाँ पर जो राष्ट्रवादी भारतीय मूल के लोग थे, जो ज़्यादातर साउथ इंडियंस थे, जिनके साथ मेरी माँ का बहुत संबंध था, वो सब उनकी जी माँ को जानते थे। तो जी वो रिसीव करने गई उनके साथ सुभाष चंद्र बोस को एयर स्ट्रिप पे, और उनका परिचय करवाया गया कि ये फलानी की बेटी हैं। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत खुश हुए, कह रहे हाँ, तुम्हारी माँ तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वगैरह वगैरह, बात खत्म हुई। उसके बाद उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ दूसरे दिन रात में कहा कि मेरा ये निर्णय है कि मैं महिलाओं का की टुकड़ी तैयार करूँगा। वो तो समझने लगे कि ये पागल है, ये क्या है? कह रहे महिलाएँ कहाँ से आएँगी? तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम लोग जानते नहीं हो भारतीय महिलाओं को, या महिलाओं को, जब वो लड़ती हैं तो बहुत दृढ़ता से लड़ती हैं, पीछे नहीं हटती हैं। और भारत की महिलाएँ जब लड़ती हैं तो वो अपनी आज़ादी के लिए भी लड़ती हैं। उन्होंने कहा लेकिन कैसे होगा? उन्होंने कहा एक महिला मुझे दीजिए। तो उन्होंने खुद कहा कि वो जो लेडी डॉक्टर आई थी एयर स्ट्रिप पे परसों, उनको बुलाइए आप। तो रात को ही मेरी माँ गई। अच्छा, मेरी माँ ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में थी उन अफ़सरों के साथ जो आज़ाद हिंद फ़ौज जॉइन कर चुके थे। उनका एक क्लास फ़ेलो जो डॉक्टर था आर्मी में, वो भी था उनमें, हमारे पिताजी से भी मिल चुकी थी। तो वो बहुत चिढ़ी हुई थी, ये हमारे लिए कोई काम नहीं और ये लोग तो पता नहीं क्या-क्या करने जा रहे हैं। तो जब नेताजी ने उनको बुलाया और कहा, "ये मैं करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे?" उन्होंने कहा, "अरे! वो तो इतनी खुश हो गई, कह रही, बिल्कुल दूँगी।" तो उन्होंने कहा, "कब से?" उन्होंने कहा, "कल से।" तो उन्होंने कहा, "फिर तुम्हारा वो क्लिनिक और वो सब?" कहने लगी, "मैं उसमें आज ही रात को जाके ताला लगा दूँगी और सुबह आ जाऊँगी।" तो उन्होंने के सिवा ताला ही नहीं लगाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी महिलाएँ भी शायद सुन रही होंगी, जी बहुत जी। उनके लंबे बाल थे। उन्होंने रात में उसमें ताला भी लगाया और अपने बाल भी काट लिए कि अगर मैं ओह, फौजी बनूँगी, तो ये ये नहीं लंबे पता बाल नहीं था। अच्छा चलेंगे। जी, तो अच्छा। उन्होंने अपने बाल भी काटे और दूसरे दिन सुबह गई और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया ट्रेनिंग का, रिक्रूटमेंट का और इन सारी चीज़ों का। तो ये बताता है कि संघ परिवार जो एक मनुवादी संगठन है, जो महिलाओं के अधिकारों को नहीं स्वीकार करता है, जो जात-पात को मानता है, जो दूसरे धर्म के लोगों से नफ़रत करता है, जिन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी की, उनका और सुभाष चंद्र बोस का दूर-दूर का भी कोई मेल नहीं है। जी जी कौन है हमारे देश में, मैं कहूँगी नेताओं में, और मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत बाद में नेताजी की बहुत इज़्ज़त करने लगी हूँ। मैं तो मतलब बचपन में तो बहुत कुछ सुना था, उसके बाद मैं फिर कम्युनिस्ट पार्टी में आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत अपने विश्लेषण थे वगैरह। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, ये बात तो बिल्कुल तय है कि सांप्रदायिकता के मामले में वो कभी समझौता नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनके राष्ट्रवाद का हिस्सा था। वो ये मानते थे बगैर एकता के हम अंग्रेज़ों से लड़ ही नहीं सकते हैं। एकता नहीं होगी तो हम आज़ादी कैसे पाएँगे? और म्यूटनी का ये सबसे बड़ा सबक भी था 1857 का, जी कि जब जी हिंदू और जी मुसलमान एक साथ हुए, तभी अंग्रेज़ों के मतलब नाक में दम उन्होंने किया। तो जी ये जो उनकी सोच थी, सांप्रदायिकता और उनका राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता, वो एक ही सोच का हिस्सा था। और उसमें महिलाओं के बारे में जो उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे टाइम पर जब ना जापानी उनका समर्थन कर रहे थे, ना उनके अपने लोग, अकेले उन्होंने ये बना करके दिखाया, महिलाओं की टुकड़ी मैं बनाऊँगा और दिखाऊँगा कि महिलाएँ कैसे लड़ेंगी, किसी मामले में भी वो पुरुषों से कम नहीं है। तो ये एक बहुत जी बड़ा उनका योगदान है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि वो ये नहीं कहते थे कि ये खत्म करो, वो खत्म करो। वो अपने उदाहरण से आज़ाद हिंद फ़ौज में किसी को ये पूछने का अधिकार नहीं था कि हम क्या खा रहे हैं, ये कहाँ से आया है, इसको किसने बनाया है। जो आपको मिल रहा है उसको आप खाइए, एक साथ मिल कर के खाइए,
अफसर और सैनिक दोनों साथ में बैठ के खाएंगे, सारे धर्म के लोग, सारी जातियों के लोग एक साथ लाइन में बैठ करके खाएंगे, उनके प्लेट और उनके चम्मच उनके नहीं होंगे, खाने के बाद वो सब मिक्सअप कर दिए जाएंगे और दूसरे दिन उनको कौन सा ओ, प्लेट किसका प्लेट मिलेगा इसका पता नहीं। तो वो एग्जाम्पल से तमाम चीजों को उन्होंने मनवाया अपने जो अधीनस्थ लोग थे उनके द्वारा। जी जी उन्होंने कहा जी महिलाओं की फौज बनाते समय कि आप कोई भी पुरुष अगर नजरों से या शब्दों से जरा सी भी बदतमीजी करता है तो जिंदा नहीं बचेगा। तो महिलाएं जब फ्रंट पे गई मणिपुर की तरफ, तो वो तो बहुत छोटी थी संख्या उनकी, और जी पुरुष सैनिक चारों तरफ थे, कोई एक शिकायत नहीं आई, छोटी शिकायत भी नहीं आई। तो बहुत बड़ी बात है। जी आज अगर आप जी बलात्कारियों को संरक्षण देंगे, फिर आप हल्ला मचाएंगे कि महिलाओं का उत्पीड़न बहुत हो रहा है, वो तो होना ही है। यू हैव टू जी लीड बाय एग्जाम्पल। जी आपको अपना उदाहरण पेश करके लोगों की मानसिकता को बदलना, ये भी एक नेता का काम है। समाज जी को बदलना है, लेकिन खुद भी उदाहरण पेश करना है। जी थैंक यू सो मच सुभाषिनी जी। और एक दो मतलब जो आपने दोनों उदाहरण दिए उसमें नेताजी ऐसे जिस पे कभी भी बात करिए तो सिर ऊंचा करके एक एवरेज भारतीय बात कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको तीन देश पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, अकेला व्यक्ति है जिसके तीनों जगह सब उतना ही प्यार और मोहब्बत है। नॉट दी ओनली ओनली दैट, लीडर। देखिए जी आप कभी भी तस्वीरें देखिए कि नेताजी, मतलब दोजो इन सम वेज वाज द बॉस, राइट? भाई वो यस सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन आप देखिए कि नेताजी तोजो से कैसे मिलते थे, क्या बॉडी जी लैंग्वेज होती थी, किस तरह से मिलते थे। जब वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में गए, जो वहां के नेता थे उनसे किस तरह से मिलते थे, और माफ कीजिएगा हमारे नेता किस तरह से मिलते हैं जी दूसरे जी नेताओं से, लपक लपक करके, क्या क्या नहीं। एक ये दिखाता है कि वो कहते थे जब मैं किसी से मिलता हूं तो मैं नहीं मिल रहा हूं, इंडिया मिल रहा है, मेरा देश मिल रहा है, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय नेशन। तो मुझे उसकी जो उसका जो सम्मान है, उस पर कहीं भी कोई बट्टा मैं नहीं लगने दूंगा। ये उनके अंदर हर वक्त बात थी। जी करेक्ट करेक्ट। थैंक सो बड़ा मच। आदमी और खोया फिर से एक हमने। बार जय हिंद सुभाषिनी जी। हम लोग याद कर लेते हैं तो लगता है कि नहीं, उनकी याद करने से बहुत ऊर्जा मिल जाती है। थैंक सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।